मैं जगदलपुर से रायपुर आ गई और ये भी नहीं पता कि मैं रायपुर में कहाँ रहूँगी, कहाँ पढ़ूँगी, क्या करूँगी। मेरी मम्मी का कॉन्फिडेंस था, वो हमेशा मुझे सपोर्ट की लाइफ में। वो भले लीड नहीं की हूँ लेकिन उनका सपोर्ट कभी कम नहीं था। उनको था कि मेरे बच्चे जो कर सकते हैं, जहाँ तक उड़ सकते हैं मैं उड़ने दूँ। यहाँ आ गई, यहाँ पे अच्छे कुछ इंस्टीट्यूट थे, पता चला कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं और यहाँ पढ़ के 6 महीने में तैयारी हो जाती है और बैंक के एग्ज़ाम निकल जाते हैं। परिवारों में प्रॉपर्टीज़ को लेके थोड़ा लालच होता है, तो वो एक लालच की वजह से हम लोगों का लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग हो गया। मानते हैं ना, लड़कियां तो बस ज़रूरत ही क्या कुछ करने की, पढ़ाई हो गई या 12वीं पास हुई तो बस शादी करना चाहिए। कोई हेल्प नहीं किया कभी, लेकिन ये ज़रूर था कि बेटी बोझ है और जितना जल्दी आप इसको शादी करके भेज दीजिए। युवा रायपुर छत्तीसगढ़ की वो शिक्षा संस्थान है जहां ग्रामीण बच्चों को नई जिंदगी दी जाती है। वो बच्चे जो सच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन घर के हालातों को देखते हुए एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी जिंदगी की ओर नहीं बढ़ पाते। युवा परिवार में कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके घर में दूर दूर तक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किलें होती हैं। ऐसे बच्चों को युवा रायपुर एक ऐसे मुकाम में पहुंचाता है जिस जिंदगी की उन्हें कल्पना भी नहीं थी। युवा रायपुर में सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें हर तरह से निखारा जाता है और उनके हर टैलेंट को बढ़ावा दिया जाता है। युवा रायपुर में सिर्फ रायपुर के ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के छोटे छोटे गांव से भी बच्चे आते हैं और एक नई उड़ान भरते हैं। ऐसे हजारों बच्चों के सपनों को संवारने के पीछे का नाम है एम राजीव। बात करते हैं युवा परिवार के कुछ ऐसे लोगों से जो आज एक छोटे से गांव से उठ के ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, और जानते हैं कैसे युवा रायपुर ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका पहुना.in में। आज हमारे साथ है रानू शुक्ला, जो कि जगदलपुर के जिला सरकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, और आज इस पद में पहुंचने के सफर में युवा रायपुर का इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहुना.in में। सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने स्टार्टिंग में क्या क्या स्ट्रगल फेस करी? एक्चुअली महिमा जी, मेरे साथ ये रहा कि जैसे हम लोग नॉर्मल, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतना कोई फोर्स नहीं था। बस पढ़ लीजिए आप और पढ़ के ग्रेजुएट हो जाइए, हो गया, बस शादी होनी है। तो ऐसे कोई पढ़ाई के लिए कोई बहुत मोटिवेशन नहीं था मेरे पास कि पढ़ना ही है या लाइफ में कुछ करना है। तो बस सिंपल परिवार से थी। 4 साल की एज में मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, बस मैं, मेरी मम्मी ही थी, और वो भी कोई अच्छे मतलब हाईली क्वालिफाई नहीं थी, नॉर्मल उस समय की जैसे एजुकेशन होना चाहिए बस उतनी ही उनकी भी एजुकेशन थी। तो पढ़ाई के लिए कोई एनर्जी नहीं थी मेरे घर में कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए कुछ। तो बचपन में पापा चले जाने के कारण और भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ लीड कर सकती हूँ, ना ही कोई इंकरेजमेंट था लाइफ में कि कैसे और कुछ कर सकते हैं या कोई ऑप्शंस हों, कोई गाइडलाइन करे कि हाँ आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं या इस तरीके से पढ़ना है। तो नॉर्मल पढ़ रही थी, 12th तक पढ़ी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मम्मी अकेली, थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहिए, तो मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती थी उस समय। फिर पढ़ाने के बाद एक बार टाइम में ऐसा लगा कि नहीं, बहुत हुआ, मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने कुछ प्राइवेट कंपनीज़ थी, वहीं पे सिंपली जॉब करने लग गई, क्योंकि ऐसा कोई मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी, कुछ जॉब कर लूँगी, या हम बैंक में भी जा सकते हैं या PSC व्यापम ऐसा कोई एग्ज़ाम भी होता है, ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं था। तो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने सिंपली बस जो भी छोटे मोटे जॉब मिल रहे हैं मैं वो कर रही हूँ और पढ़ते जा रही हूँ। फिर वन फाइन डे लगा कि मतलब लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, क्या कुछ करना है, तो पता नहीं कि क्या करना है। बस ऐसा लगा कि ये पता चल गया कि अच्छा बैंक में हम जा सकते हैं तैयारी करके, तो लगा मैं भी कर सकती हूँ। तो बस इस सोच के साथ मैं जगदलपुर से रायपुर आ गई, और ये भी नहीं पता कि मैं रायपुर में कहाँ रहूँगी, कहाँ पढ़ूँगी, क्या करूँगी। तो बस पता नहीं कैसे वो हिम्मत आई, और मैं बस जो थोड़े बहुत सेविंग्स थे और मेरी मम्मी का कॉन्फिडेंस था, वो हमेशा मुझे सपोर्ट की लाइफ में। वो भले लीड नहीं की हूँ लेकिन उनका सपोर्ट कभी कम नहीं था। उनको था कि मेरे बच्चे जो कर सकते हैं, जहाँ तक उड़ सकते हैं मैं उड़ने दूँ। यहाँ आ गई, यहाँ पे अच्छे कुछ इंस्टीट्यूट थे, पता चला कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं और यहाँ पढ़ के 6 महीने में तैयारी हो जाती है और बैंक के एग्ज़ाम निकल जाते हैं। जैसा छोटे शहरों को लोग को पता होता है, यहाँ आने के बाद हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसी सोच के साथ मैं भी यहाँ आ गई। जब आपके पापा की डेथ हुई थी तो आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया था आपको, पापा की साइड की फैमिली को? फैमिली की सपोर्ट की तो ऐसे मेरी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा। जो भी था सिर्फ मेरी मदर का था। अब मेरे दादाजी ने कुछ ऐसी मतलब प्रॉपर्टीज़ बना ली थी कि थोड़ा बहुत हम लाइफ अपना जो है चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हम परिवारों में
प्रॉपर्टीज़ को लेके थोड़ा लालच होता है, तो वो एक लालच की वजह से हम लोगों का लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग हो गया, क्योंकि मेरे बड़े पापा चाहते थे कि प्रॉपर्टी उनकी हो, तो इस वजह से वो उस लालच के कारण जो है हम उस प्रॉपर्टी का भी बहुत बेनिफिट या बहुत सेफ़ लाइफ नहीं जी पाए। तो इस वजह से मेरी मम्मी काफ़ी स्ट्रगल की उसके लिए, और उसी स्ट्रगल के दौरान ही मैंने जो सब कुछ सीखा, मतलब ये छोटी मोटी सिलाई कर लेना या फिर जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना या प्राइवेट नौकरी करना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो मतलब कैसे करेंगे, मम्मी को अच्छा रहेगा कि अगर मैं अपनी तरफ से अपने लिए कुछ कर लूँ तो मेरी मम्मी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। बस उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने ये सब करने लग गई, और लाइफ के दूसरे किसी तरफ नहीं देखा। रीज़न यही था कि मुझे था कि मैं थोड़ी अर्निंग कर लूँ, थोड़ा पैसा हो जाए तो मेरी मम्मी को दिक्कत ना हो, क्योंकि हम परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मम्मी और भाई। तो मेन हम तीनों एक दूसरे के सपोर्टर थे। कुछ फैमिली में 1 या 2 लोग थे जो कभी कभी इमोशनली हमको सपोर्ट करते थे, अदरवाइज़ और कोई सपोर्ट नहीं था लाइफ में। अक्सर ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि घर वाले सोचते हैं कि जल्दी लड़की की शादी कर दें, तो आपके घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ। मैं जस्ट 18 ईयर्स की थी, और क्योंकि मानते हैं ना लड़कियां तो बस ज़रूरत ही क्या कुछ करने की, पढ़ाई हो गई या 12वीं पास हुई तो बस शादी करना चाहिए। तो मैं बस 18 ईयर्स की थी और मुझे प्रपोज़ल आ रहे थे मम्मी को। मम्मी को भी यही बोला जाता था कि अरे पापा भी नहीं है इसके, आप अकेले हो, या अकेली लड़की है, जितना जल्दी शादी कर दो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। सब रिलेटिव्स का यही था, कोई हेल्प नहीं किया कभी, लेकिन ये ज़रूर था कि बेटी बोझ है और जितना जल्दी आप इसको शादी करके भेज दीजिए। 18 ईयर्स में प्रपोज़ल आ रहे थे, और कुछ लोगों ने फोर्स भी डालना शुरू कर दिया मम्मी के ऊपर कि नहीं करना है, लेकिन मेरी मम्मी एडमेंट थी कि नहीं नहीं, मेरी बेटी को जो है मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कराऊंगी। मेरे साथ ये हुआ कि मैं शादी कर ली, पापा ख़त्म हो गए, मैं तो बैठ गई लाइफ में, कुछ और कर ही नहीं पाई। मैं अपनी बेटी को किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनाऊंगी। तो उनका सपोर्ट था कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी और वो कुछ करेगी। आप अपनी पढ़ाई के साथ ही जॉब करते थे? बिल्कुल, मैं अपनी पढ़ाई के साथ ही जॉब करती थी। इवन मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भी अपने जॉब के साथ पे करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी के प्रति मुझे बहुत दुख था कि वो उनके पास इतनी कम एज में, जस्ट वो 30 ईयर्स की थी जब वो विडो हो गई थी। तो मेरे को लगता था कि हम कुछ तो करें उनके लिए, क्योंकि उनको लाइफ का कोई सुख नहीं था। तो बस इस खुशी को देने के लिए ही मैं जो है जॉब करने लग गई थी। आपकी सबसे पहली जॉब कब थी और कितनी सैलरी मिलती थी तब? सबसे पहली जॉब जो है, मैंने सबसे पहले ट्यूशन ही पढ़ाया है बच्चों को, तो उस समय मुझे 1500 रुपये मिलता था, वही मेरी फर्स्ट सैलरी थी, 1500। तो जब आप रायपुर आई तो आपके पास कितने पैसे थे और क्या सोच के आए थे आप? रायपुर आई तो बहुत नहीं, मुझे जो फ़ीस देना था उसके अलावा मेरे पास 15,000 एक्स्ट्रा था, जो मेरे सर्वाइवल के लिए काम आ सकता था। बस इतना ही पैसे लेके मैं यहाँ आ गई थी। तो आप क्या सोच के आए थे कि क्या करना है मेरे को? कुछ तो पता होगा आपको रायपुर के बारे में, या आप ऐसे ही आ गए थे कि वहाँ जाके देखेंगे क्या करना है? हाँ, बस यही जितना पता कर सकते थे, जो लोग पहले जा चुके थे, क्योंकि जो सर्कल था वो लोग भी कई अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग पढ़ने के लिए आए थे, तो उनसे बहुत सुना था कि यहाँ पे ये कोचिंग है, बस स्टैंड के पास में ही है, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, जैसे उतरोगे वहाँ पे मिल जाएगा कोचिंग, आसपास काफ़ी पीजी हैं, आप वहाँ रह सकते हो। तो बस यही जितना सुन लिया था, तो सुन के ही मैं यहाँ आ गई थी। और जब बस से उतरी तो रायपुर, तो उतरने के बाद समझ में ही नहीं आया कि किस तरफ जाना है, तो लेकिन फिर धीरे धीरे रास्ते मिलने लग गए। एक समय ऐसा आया होगा कि आप डीमोटिवेट हुए होगे कि नहीं अब सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चली जाती हूँ, तब आपने क्या किया? ऐसा समय तब आया जब मैं यहाँ पे आई महिमा जी। तो नॉर्मली जैसा हम सुनते हैं ना कि 6 महीने में तैयारी हो जाएगी, ये इंस्टीट्यूट में जाएगी, आप इतना 6 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपकी साल भर में नौकरी हो जाए, यही मेरा भी थॉट था। और इसी के साथ आई, जब तैयारी करने लगी तो पता चला मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मैथ्स जो आता है मैथ्स नहीं, रीजनिंग नहीं, इंग्लिश नहीं, जनरल अवेयरनेस क्या होता है मैंने लाइफ में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छा हमारे आसपास इतनी चीज़ें भी होती है क्या जिनको मुझे जानना चाहिए था। तो ऐसा जो बेसिक चारों चीज़ें थी उसमें कुछ भी नहीं आता था। और 6 महीने लगातार पढ़ने के बाद, क्योंकि कोचिंग्स में क्या उनका कोर्स रहता है, उनको इतने दिन में वो पूरा करना है, बच्चा समझ रहा है कि नहीं, वो क्या स्ट्रगल कर रहा है या उसको आ रहा है कि नहीं, इस बात की तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। बस 6 महीने में वो कोर्स जो है वो पूरा होने के कारण मैं वो 6 महीने का जो कोर्स पूरा हुआ वो मैं 6 महीने लगातार स्ट्रगल कर रही, लेकिन मुझे कुछ आया ही नहीं। तो उस समय लगा कि अब बस हो गया, मतलब मेरा टाइम यहाँ ख़त्म हो गया, अब जाना पड़ेगा। तो आपको युवा रायपुर के बारे में कैसे पता चला? आप युवा रायपुर से कैसे जुड़े? हाँ, उसी दौरान जब मेरे जाने की बात चल रही थी तो हम
टेस्ट सीरीज़ देने के लिए हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होते थे। तो उसमें कई कई लोग आते थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनका कॉमन फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि जब पता चला उसे कि हम टेस्ट सीरीज़ तो रोज़ दे रहे थे 6 महीने से, उसे पता चला कि जब मैं जा रही हूँ तो उसने सजेस्ट किया, अरे आप जाने से पहले युवा रायपुर आ जाओ, वो अच्छी जगह है, हम सब वहीं तैयारी करते हैं, फैमिली जैसा है। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि क्या फ़ीस है वहाँ पे। तो उनका था कि नहीं नहीं कोई फ़ीस नहीं है, फ्री में है। तो मैं तो ऑलरेडी इतने पेन से गुजरी थी, तो मेरे को था कि इतना पैसा खर्च हो गया, 6 महीने लग गए, कुछ नहीं हुआ और फ्री में मेरा क्या होगा। तो लेकिन जब मैं फिर भी 1-2 दिन वो लगातार जब उसने बोला तो मेरे को लगा कि ठीक है देखते हैं, वैसे भी तो जाना ही है तो एक बार देख लेते हैं, अगर अच्छा रहा तो ठीक है। और जब यहाँ आई और पहले ही दिन का जब मैं क्लास देखी और जब नहीं समझ में आ रहा था, तो उन छोटी छोटी बातों को जो बच्चा स्ट्रगल करता है, हालांकि ये बात ऐसी है कि ये स्कूल के दौरान ही हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, छोटा छोटा बात, लेकिन हम लोगों को इतना ना स्कूल लाइफ में ना कॉलेज लाइफ में बेसिक जो रूट्स हैं उसके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। तो उस क्लास में पहले दिन ही मेरे को पता चला, अच्छा ये तो सिंपल सी बात थी, ये कैलकुलेशन बस ये करने से हो जाता है। जब वो दिखा तो लगा नहीं नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। अक्सर जब लोगों को फ्री में कुछ चीज़ मिलती है तो लोगों को भरोसा नहीं होता जल्दी, तो आपको कैसे भरोसा हुआ यहाँ आने के बाद? मैंने बोला ना, पहली बार मेरे को भरोसे से मैं आई ही नहीं, लेकिन पहली क्लास में ही मैंने देखा कि हाँ मेरा जो प्रॉब्लम था उसका एक सोल्यूशन मिल गया। मैं कैलकुलेशन में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो देखा कि क्यों होती है, क्या चीज़ हम मिस करते हैं या क्या कैलकुलेशन का क्या पार्ट है। जब वहाँ देखा मैंने कि हाँ नहीं आपका में आपको टेबल आने चाहिए, स्क्वायर क्यूब आने चाहिए, रूट, तो अब अगर आप ये सब चीज़ें आती हैं तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होता है। अगर ये आप कवर कर लेंगे तो आगे मैथ्स ईजी होता है। ये बेसिक बात इतने दिन में पता ही नहीं चली, तो वो वहाँ से मुझे क्लियर हुआ। फिर लगा कि हाँ ये ठीक है, पहले दिन का ही जो मेरा लेसन था वो बहुत अच्छा था, तो लगा फिर आते हैं। फिर लगातार जब युवा में आते गए तो बहुत सुधार आया मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, करंट अफेयर में, क्योंकि रोज़ बच्चे आपस में जो है जो भी पढ़ते थे दिन भर शाम में आके एक दूसरे से पूछते थे, लगातार जिसको नहीं आता था उसको समझाते थे। तो लगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे युवा के प्रति आदर भी बढ़ गया और विश्वास भी। आपने छत्तीसगढ़ में आपका फर्स्ट रैंक आया था, आपने किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई की थी? जब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी मैं, तब मुझे पता चला कि कोई भी चीज़ जो है ना, अगर हम पेपर के थ्रू करेंगे, अगर मैथ्स बनाना है पेपर में ही डिपेंड रहेंगे तो चीज़ें टफ होती जाएंगी, हर बार उसको देखना और राइट करना फिर कैलकुलेट करना। तो क्यों ना जो है जब हम कैलकुलेट करें तो अपने मेंटल मैथमेटिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो समय स्क्रीन में ही देख के ही सॉल्व कर लें। तो मेरा पहला स्ट्रैटेजी यही था कि कैलकुलेशन इतना फास्ट हो कि मुझे पेन और पेपर की नीड ना हो। फिर रीजनिंग में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा लॉजिक लगा सकते हैं हम, और वो मतलब चीज़ों को पेन और पेपर के थ्रू ना करके अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करना मेरा पहला टारगेट था, और मैंने इसी पे ही काम किया। करंट अफेयर के साथ ये था कि हम रेगुलर एक दूसरे से लगातार पूछते थे, मतलब नींद में भी अगर कोई पूछे ये देश की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, तो नींद से ही हम बता दें, इतना हम लोगों ने एक दूसरे को प्रिपेयर कराया, पूरा ग्रुप। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी अकेले की मेहनत थी, मेरा पूरा ग्रुप, इसमें मेरे पूरे युवा में जितने भी मेंबर हैं हर कोई एक दूसरे को हेल्प करता है, ताकि अगर किसी का कुछ सब्जेक्ट कम अच्छा आता है तो वो उसको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जिसका स्ट्रांग है ऑफकोर्स वो अपना पूरा टाइम देता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था मेरे क्वालिफाई करने में। आपकी ज़िंदगी में राजीव सर का और युवा रायपुर का बहुत बड़ा रोल है आपको इस पद में पहुंचाने में, तो आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है उसका? मेरी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी मैं अपनी लाइफ में सर को और युवा को देती हूँ। मेरे लिए पूरी दुनिया बाद में आती है, युवा के बाद युवा मेरे लिए सबसे पहले है। युवा रायपुर के बारे में आप कुछ बताइए। युवा के बारे में बताना मतलब ऐसा है कि जो है पृथ्वी को हाथ में लेने जैसा है, इतना बड़ा है युवा के बारे में कुछ बताना। युवा की शुरुआत ऐसी है मैम कि युवा जो है, ऐसे तो सर बहुत अपने घर से ही जो शुरू किए हैं युवा के बारे में, लेकिन हम जब युवा ज्वाइन किए तो कालीबाड़ी में युवा चलता था। तब सर हमारे पास एक ही फैकल्टी थे, वो सर ही थे। तो सर अपना ऑफिस ख़त्म करके 6 से 8 हमको वहाँ पढ़ाते थे, क्योंकि वो क्लासेस हमको सिर्फ 2 घंटे के लिए अलाउ होता था। कालीबाड़ी में फ्री में मिला था, क्योंकि युवा कोई फीस नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, तो उसका कोई साधन नहीं था जिससे वो ये सोर्स चला सके। तो हम कालीबाड़ी स्कूल जो संस्था है उसने हमको फ्री में क्लास दिया था, रोज़ शाम में 6 से 8 चलाते थे। और साथ में जब क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम था तो सर एक साथ ये भी करते थे कि हम लोगों की एक रनिंग लाइब्रेरी होती थी। हर बार किसी को इंचार्ज बनाते थे और कुछ बुक्स कलेक्ट करते थे। वो हर महीने की जो मैगजीन्स होती थी हम आपस में शेयर करते थे, उनको कैसे पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली ये भी नहीं पता होता है कि पेपर कैसे पढ़ना चाहिए।
हम सोचते हैं कि बस पेपर लेना है और पढ़ते जाना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हमको कैसे पढ़ना है, क्योंकि पेपर तो एक चाय वाला भी पढ़ता है, एक रिक्शा वाला भी पढ़ता है, एक IAS भी पढ़ता है और एक स्टूडेंट भी पढ़ता है। तो एक स्टूडेंट को क्या क्या पेपर में जानना चाहिए, क्या कंटेंट हमारे लिए है, ये बेसिक चीज़ भी हमको सर बताते थे कि पेपर भी कैसा पढ़ना है, कि क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है, किस चीज़ से आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। और आप मानेंगी नहीं मैम, हम लोगों की तैयारी में, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है मेरा बहुत ही वीक था, उस तैयारी में सिर्फ रेगुलर 6 महीने पेपर पढ़ने से ही मुझे ये समझ में आने लगी कि दुनिया कैसे चलती है। दुनिया को जानने का तरीका हम लोगों को सर ने सिर्फ एक छोटे से पेपर से ही बताया। तो वो जो है 6 से 8 काली पड़ी में ही सर क्लास देते थे और सिर्फ सर ही आते थे, टीचर के रूप में हमारे पास सिर्फ सर थे। बाद में धीरे धीरे सर ने, उनके ही कुछ फ्रेंड्स थे या कलीग थे जिनको सर इनवाइट करते थे पढ़ाने के लिए, वो भी फ्री में सर्विसेज देते थे हमको। लेकिन टीचर के रूप में सर ने हम लोगों को हर वो चीज़ सिखाई जो हमारे माँ बाप को सिखाना चाहिए, बेसिक कट सी, मतलब कि हम लोगों को जो है ये भी नहीं पता था कि कैसे उठना चाहिए, कोई आया तो कैसे बैठना चाहिए, या हम लोगों को जैसा होता है कि हम भी इतना कोई लाइफ में लेविशनेस देखे नहीं है, तो कभी कोई फूड आता है खाने का, जब हम आपस में ऐसा होता था कि महीने में एक दिन सर जो है हर बच्चे को ये बोलते थे कि अपने अपने घर से कुछ बना के लेके आओ, हम पिकनिक करेंगे। जो कि जैसा मैंने बोला ना, ये फ्री में चलता है, तो पैसे तो थे नहीं कि हमको जब पिकनिक करना हो तो या पार्टी करनी हो तो हम लोग कुछ फूड ऑर्डर कर ले, आ जाएगा और हम खा लेंगे। तो हर बच्चा अपने घर से थोड़ा थोड़ा बनाता था और ये आके टेबल पे रख दिया जाता था। और सर जो है हमेशा पहले सदस्य, छोटे सदस्य से कोशिश करते थे, जो सबसे नया आया है वो आए और खाना चालू करे, और जो सीनियर है या जो बड़ा है, और सर तो कभी भी लाइफ में हम लोग आज तक भी नहीं देखे सर से कि वो पहले खा ले। वो हमेशा किनारे कॉर्नर में बैठते थे। नॉर्मली क्या होता है, हम कहीं जाते हैं तो जो टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं वही पहले खाना खाते हैं ना, उसके बाद जो बचता था वो बाकी लोग खाते हैं। लेकिन युवा में ही उल्टी रीत चलती है कि सर कभी नहीं खाते हैं, सर सबसे आखिरी व्यक्ति होते हैं और सबसे पहले जो युवा का पहला नया सदस्य है जो अभी युवा ज्वाइन किया, उसको मौका मिलता है कि वो रॉयल डिश का जो है पहला टूर ले और वो खाए। तो हम लोग सब भी पहले खाना ये होता था कि हम लोग गए सबसे पहले, अब मेरे को मिला है तो जो बेस्ट चीज़ होता था हम अपने प्लेट में लेके आते थे, खा लेते थे। तो लेकिन फिर सर ने बताया कि अपने से पहले कैसे दूसरों के बारे में सोचना है, क्योंकि परिवार इसीलिए बोलते हैं हम युवा को, इसलिए नहीं कि हम लोग जो है सब एक साथ रहते हैं और हम मतलब कुछ फाइनेंशियली वीक हैं तो सर हमको सपोर्ट, इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के दर्द को भी समझते हैं। अपने से पहले अपने बाद वाले लोग का, मतलब मैं पहले नहीं आती, पहले मेरे युवा आते हैं, पहले मेरे दूसरे फ्रेंड्स आते हैं, वो सब खाएंगे, उनका खाना ज़रूरी है। तो धीरे 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 हम लोग के अंदर ये आत्मीयता आई कि हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचें। स्वार्थ जो है ना, सर ने हमारे मन से स्वार्थ हटाया, इंसानियत हम लोगों के अंदर डाली और फिर धीरे धीरे हम लोगों को व्यक्तित्व निर्माण की ओर। पढ़ाई तो ये पार्ट था ही, सर हमको हर दिन पढ़ाने आते थे, ये तो हमारे डेली पार्ट था लाइफ को लीड करने के लिए। लेकिन लाइफ में कैसे सरवाइव करना है, इसके लिए सर हम लोगों को छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, जो नैतिक ज्ञान है, नैतिक ज्ञान भी सर हम लोगों को अपने क्लासेस में रेगुलर देते थे। कई बार हम पढ़ते हुए ऐसा सोचते थे कि ये नहीं होता या नहीं आ पाएगा, तो सर का जो है, जब जिस दिन सर क्लास में होते थे, कई बार वीक्स में सर मान लीजिए नहीं है और हम लोग ऐसा है कि डाउन फील करने लगे, सर की ऑरा ही इतनी थी, वाइब्स इतनी थी कि उनके आने से ही हम लोग बहुत पॉजिटिविटी फील करते थे। और फिर जो है फिर ऐसा लगता कि नहीं अब कुछ कर गुजरेंगे, मतलब ये एग्ज़ाम क्या है, छोटी चीज़ है। जब सर हम लोगों को ये बोलते थे कि नहीं ये तो मतलब तुम लोग कर लोगे, कैसे नहीं कर लोगे, हर चीज़ हो सकता है, तुम लोग में काबिलियत है, तुम लोग सब कर सकते हो। वो जो सर के वर्ड्स होते हैं और जिस तरीके से सर हम लोगों के अंदर फोर्स डालते हैं, तो लगता था कि हाँ अब हम लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और यही जो सर के पढ़ाई तो उतनी ही ज़रूरी थी, लेकिन वो विश्वास जो हम लोग को, मैं कोई जल्दी विश्वास नहीं कर सकता ना, कि लगता है ये क्या निकालेगी, ये कहाँ पढ़ लेगी, इसको कुछ आता है क्या, ये कोई विश्वास नहीं दिखाता हमारे ऊपर। लेकिन वो हमारे पर विश्वास दिखाते, खुद से ज़्यादा हम अपने पर जितना बिलीव नहीं करते, उससे ज़्यादा वो हम पे बिलीव करते हैं। और वही बिलीव जो है हम लोगों को मोटिवेट करता है आगे करने के लिए। एक फादर के रूप में वो हम लोगों को, मतलब एक पिता के जैसे वो हम लोगों के ईच एंड एवरीथिंग करते हैं। छोटी छोटी बात, पढ़ाई के दौरान कुछ कमी रह जाए उसके लिए वो सर एफर्ट लगाते हैं, या जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है तो इंटरव्यू कैसे निकालना है, सर उसके लिए पैनल बुलाते हैं, बड़े बड़े IAS IRS ऑफिसर्स को बुलाते हैं हमारे लिए इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए।
कि आप आइए, मेरे बच्चों का एग्ज़ाम निकला है, वो अभी इंटरव्यू में बैठेंगे तो कैसे कर सकते हैं। तो सर उन लोगों को जो है, हम लोगों के लिए, सिर्फ हमारे लिए, वरना हम शायद IAS जैसे वर्ड सुन सकते हैं, कहाँ उनसे मिलना हम लोग के लिए पॉसिबल था उस दौर पे। लेकिन सर अब हर वो बेस्ट से बेस्ट टीचर, फैकल्टी, पर्सन, बुक्स जो बेस्ट है, ऐसा भी नहीं कि काम चल जाएगा, ऐसा जो शहर का सबसे बेस्ट चीज़ होगा वो सर हमारे लिए लाते थे और वो बेस्ट चीज़ हमको प्रोवाइड करते थे। फ्री वर्ड जो है सिर्फ हमारे लिए था, हमारे लिए पे पूरा सर करते थे। वो अपनी पर्सनल लाइफ का समय जो है वो भी हमको देते थे, ताकि जो है हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो वो बयान नहीं कर सकते युवा किस तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा है। धन्यवाद आपका समय Pahuna.in को देने के लिए। Pahuna.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।